अध्याय 161 कमजोर होता हुआ जानवर। लिन मू की निगाहें काले धुएं पर टिकी रहीं और उन्होंने अपनी पीठ से छोटी तलवार निकाली। उन्होंने पहले भी ऐसा काला धुआं देखा था और उन्हें अंदाजा था कि यह क्या है। पिछली बार उन्होंने ऐसा काला धुआं डोनफेंग झाओ के मृत शरीर से उठते हुए देखा था। लिन मू का अनुमान सही साबित हुआ क्योंकि काला धुआं इकट्ठा होकर एक काले पिंड में तब्दील हो गया जो बाद में एक ऐसी आकृति में बदल गया जिसके शरीर से हड्डियों के उभार निकले हुए थे और उस पर खोपड़ियां मौजूद थीं। घुसपैठिया। लिन मू ने बुदबुदाते हुए आक्रमण की मुद्रा अपना ली। लिन मू को नहीं पता था कि आक्रमणकारी की यह काली आकृति खतरनाक थी या नहीं। पिछली बार तो ये बस गायब हो गया था और उस पर हमला नहीं किया था, लेकिन ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि यह इस बार वाले से कहीं ज्यादा कमजोर था। आक्रमणकारी की काली आकृति को देखकर लिन मू को वही घृणा का भाव महसूस हुआ जो पहले हुआ था, लेकिन इस बार यह कहीं अधिक तीव्र था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा की गहराई में कोई शक्ति उसे आदेश दे रही हो कि वह अपने सामने मौजूद उस आकृति को मिटा दे। लेकिन लिन मू ने इस आदेश का पालन नहीं किया। वह ये बात अच्छी तरह जानता था। अगर किसी भी तरह से उसने महान नींद में डूबे भालू को जगा दिया तो यह उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। इसलिए वह इंतजार करना चाहता था और तभी हमला करेगा जब आक्रमणकारी उस पर पहले हमला करे। लिन मू आक्रमणकारी को देखती रही और उसके किसी भी हरकत की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इस बार आक्रमणकारी पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। उसने चीख तक नहीं मारी और कोई आवाज नहीं की। आक्रमणकारी अचानक गायब हो गया और अपने पीछे एक छोटा सा काला बिंदु छोड़ गया जिसे केवल लिन मू ही देख सकता था। यही वह स्थानिक बिंदु था जो पीछे छूट गया था। लिन मू जानता था कि अगर वह अंगूठी का उपयोग करके उस स्थानिक बिंदु पर एक स्थानिक द्वार भी खोल दे तो भी वह आक्रमणकारी के स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा। वरिष्ठ ज़ुकोन ने उसे पहले ही बता दिया था कि आक्रमणकारी का मुख्य शरीर संभवतः किसी दूसरी दुनिया में है और यदि वह अंगूठी का उपयोग करके द्वार खोलता भी है तो वह केवल निम्न शून्य में ही ले जाएगा। महान नींद में डूबे भालू द्वारा छोड़ा गया काला धुआं इस दुनिया में आक्रमणकारी के अवतार का ही एक हिस्सा था। लेकिन अब लिन मू के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आक्रमणकारी के अवतार ने महान नींद में डूबे भालू का शरीर क्यों छोड़ा? डोनफेंग झाओ के मामले में जो हुआ उसे लिन मू समझ सकता था क्योंकि वह एक मृत शरीर था और आक्रमणकारी का अवतार लिन मू द्वारा विवश किए जाने के कारण उसे वहीं छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस मामले में महान नींद में डूबा भालू अभी भी जीवित था और काफी कमजोर भी हो चुका था। और लिन मू को जो समझ में आया उससे प्रतीत होता था कि आक्रमणकारी एक परजीवी बन गया था और उसने जानवर के शरीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लिन मू की निगाहें फिर से उस विशालकाय सोते हुए भालू पर पड़ीं और उसने उसमें एक बदलाव देखा। उसके फर पर मौजूद काले धब्बे धीरे धीरे गायब होने लगे थे। एक मिनट बाद वे पूरी तरह से गायब हो गए और उसके नीचे की कच्ची और घायल त्वचा दिखाई देने लगी। स्पष्टतः आक्रमणकारियों के जबरन कब्जे से जानवर बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन लिन मू ने एक और बात पर ध्यान दिया। घावों से खून नहीं बह रहा था और वे धीरे धीरे ठीक होते दिख रहे थे। क्या हो रहा है? लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। महान नींद में डूबा भालू अपने शरीर से आक्रमणकारी को बाहर निकाल रहा है। मुझे इसका पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए था। महान नींद में डूबे भालू की वंश परंपरा को आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। ज़ुकोंग अचानक बोल पड़ा। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से अवलोकन किया और पाया कि विशालकाय नींद में डूबे भालू की आभा वास्तव में कमजोर हो रही थी। उसके शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें पहले से भी अधिक कमजोर हो गई थीं। क्या ये साधना पीछे की ओर जा रही है? लिन मू ने सवाल किया। वास्तव में अपने शरीर से आक्रमणकारी को बाहर निकालने के लिए महान नींद में डूबा भालू अपनी साधना शक्ति का बलिदान कर रहा है, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लेकिन क्या यह इसके लिए खतरनाक नहीं है? मेरा मतलब है, अगर यह बहुत कमजोर हो गया तो क्या दूसरे जानवर इस पर हमला करके इसे मार नहीं डालेंगे? लिन मू ने अपनी शंकाएं व्यक्त की। ये सच है, लेकिन महान नींद में डूबे भालू के शरीर की जन्मजात शक्ति ही कोर संघनन राक्षसों से बचाव के लिए पर्याप्त है। हालांकि वह अपनी साधना का त्याग कर रहा है, लेकिन वह खुद को बचा भी रहा है, क्योंकि अगर आक्रमणकारी उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है तो वह वैसे भी मर जाएगा। इसके अलावा महान नींद में डूबा भालू अपनी वंशानुगत क्षमता का उपयोग करके आसानी से अपनी साधना शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है। कुछ दशकों में ही यह जानवर अपनी चरम शक्ति पर वापस लौट आएगा, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू ने वरिष्ठ ज़ुकोंग की बातें सुनी और जानवर में हो रहे बदलावों को देखती रही।
कुछ ही मिनटों में उसके घाव भर गए और उसका शरीर फड़कना बंद हो गया। इन सब के बावजूद वो विशालकाय सोता हुआ भालू जागा नहीं था। ये जानवर अपने नाम के अनुरूप ही है, इसकी नींद वाकई शानदार है, लिन मू ने मन ही मन कहा। हालांकि विशालकाय सुस्त भालू के शरीर पर काले धब्बों की संख्या फिलहाल कम हो गई थी, फिर भी उस जानवर के धड़ पर कई हड्डी के उभार और काले बाल बचे हुए थे। ये तुम्हारे लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है। अब तुम्हें बस इस बात का इंतजार करना होगा कि यह राक्षस अपने शरीर से आक्रमणकारी को पूरी तरह से बाहर निकाल दे। एक बार ऐसा हो जाने पर यह इतना कमजोर हो जाएगा कि तुम इसे मार सकोगे, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू ने वरिष्ठ ज़ुकोंग की बातें सुनी और उन्हें सही पाया। अब उसे बस इंतजार करना था और देखना था। जैसे ही जानवर कमजोर हो जाएगा, हमला करने का मौका मिल जाएगा। फिर भी एक और सवाल था, और वो ये कि इसमें कितना समय लगेगा। मुझे सीनियर ज़ुकोंग का कितना इंतजार करना पड़ेगा, लिन मू ने पूछा। जिस गति से यह इसे बाहर निकाल रहा है और इसकी वर्तमान साधना क्षमता को देखते हुए मेरा अनुमान है कि इसमें कम से कम 1 साल लगेगा, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। अध्याय 162 लक्ष्य। सीनियर ज़ुकोंग की बातें सुनकर लिन मू निराश नहीं हुआ, बल्कि उसे शांति मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे तैयारी के लिए और समय मिल गया था। इतना ही नहीं, अगर वह उस विशालकाय भालू को मार भी देता तो भी उसे यह नहीं पता था कि उसकी वंश परंपरा कैसे प्राप्त होगी। लिन मू का अनुमान सही साबित हुआ, क्योंकि सीनियर ज़ुकोंग ने जल्द ही अपनी व्याख्या जारी रखी। ग्रेट स्लीपर बियर का वंश बहुत शक्तिशाली है, इसलिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। आमतौर पर जब किसी जानवर को उसके वंश को प्राप्त करने के उद्देश्य से मारा जाता है तो उसे एक विशेष पात्र में रखा जाता है, लेकिन आपके पास ये सुविधा नहीं है, इसलिए ग्रेट स्लीपर बियर को मारने के बाद आपको तुरंत उसके वंश को आत्मसात करना होगा। लेकिन वंश को आत्मसात करने के बाद आपको जिस अगली समस्या का सामना करना पड़ेगा वह होगी नींद का कुआ क्षमता का सक्रिय होना। यदि आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते और सो जाते हैं तो आप भूख से मर जाएंगे, इसलिए इस दौरान आपको खोए हुए अमर की तकनीक सीखनी होगी। लेकिन सिर्फ तकनीक का ज्ञान होना ही काफी नहीं है। किसी वंश को आत्मसात करना एक कठिन कार्य है। इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से महान नींद में डूबे भालू के अत्यंत शक्तिशाली वंश के मामले में आपका शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए। इसलिए इसके लिए आपको शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूरा करना होगा और अपने शरीर को यथासंभव अधिकतम जीवन ऊर्जा से परिपूर्ण करना होगा, ज़ुकोंग ने विस्तार से समझाया। वरिष्ठ ज़ुकोंग की बातें सुनने और समझने के बाद लिन मू ने आगामी वर्ष के लिए अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, महान नींद में डूबे भालू की वंश परंपरा प्राप्त करना। इसके अलावा उसे कुछ अन्य लक्ष्य भी पूरे करने थे। इनमें से पहला था अपराधियों की जांच करना और दूसरा था अपनी साधना को बढ़ाना। लिन मू ने अपने सामने मौजूद ढेरों कामों को देखकर आह भरी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक साफ झलक रही थी। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वे इन कामों को करने के लिए उत्सुक थे। लिन मू को यह भी लग रहा था कि इतनी दूर आने के बाद उन्होंने कुछ भी व्यर्थ नहीं किया। लगता है अगली बार हमें उस महान नींद में डूबे जानवर को फिर से ढूंढना पड़ेगा, लिन मू ने कहा। इससे कोई खास समस्या नहीं होगी। एक विशालकाय भालू एक बार जब सोने की अवस्था में चला जाता है तो जब तक उसे परेशान न किया जाए वह अपनी जगह से नहीं हिलता। ये गुफा काफी एकांत में लगती है और विशालकाय भालू की उपस्थिति मात्र से ही अधिकांश जानवर दूर भाग जाएंगे। साथ ही इसकी वर्तमान स्थिति और ठीक होने में लगने वाले समय को देखते हुए ये संभावना है कि यह कम से कम 1 साल से अधिक समय तक होश में नहीं आएगा, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मेरे पास भी काफी समय होगा और तब तक मैं सारी तैयारी कर लूंगा, लिन मू ने सिर हिलाते हुए कहा। अब जब लिन मू को पता चल गया था कि आगे क्या करना है तो वह गुफा के बाकी हिस्से का जायजा लेना चाहता था। वह आगे बढ़ता रहा और दीवार में प्रवेश कर गया। जब वह ग्रेट स्लीपर बेयर से पर्याप्त दूरी पर पहुंच गया तभी वह दीवार से बाहर आया और स्किल फेज को निष्क्रिय कर दिया। लिन मू ने अपनी चेतना को सतर्क रखा और हर कुछ सेकंड में अपने सामने के क्षेत्र का निरीक्षण करता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वहां कोई खतरा न हो। जिस जमीन पर वह चल रहा था वह एक बार फिर ढलान वाली हो गई और वह फिर से ऊपर चढ़ने लगा। लिन मू को घुमावदार गुफा में कम से कम 800 मीटर और चलना पड़ा होगा, तब जाकर वह गुफा के निकास द्वार तक पहुंचा। गुफा का निकास द्वार काफी बड़ा था, लगभग 6 मीटर ऊंचा और 10 मीटर चौड़ा। लिन मू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी गुफा के बारे में किसी को पता नहीं था।
शिकारियों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए था, लेकिन किसी तरह यह अब तक छिपी रही। थोड़ी दूर चलने पर ही उसे इसका कारण समझ आया। गुफा का मुंह इस तरह तिरछा था कि पेड़ और पहाड़ की ढलान उसे छिपा लेते थे। दूर से देखने पर गुफा का मुंह पूरी तरह छिपा हुआ था और कोई भी शिकारी उसे आसानी से नहीं देख पाता। बर्फ ने तो उसे और भी छिपा दिया था। लिन मू ने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। मुझे पेड़ पर चढ़कर इलाके का जायजा लेना चाहिए, शायद मुझे आसपास कुछ मिल जाए। लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। लिन मू को एक अपेक्षाकृत छोटा पेड़ मिला और उसने पलक झपकाने की शक्ति का उपयोग करके उसकी सबसे ऊपरी शाखा पर पहुंच गया। वहां से उसने पलक झपकते ही दूसरे पेड़ पर छलांग लगाए और तब तक ऊपर की ओर बढ़ता रहा जब तक कि वह अंततः उस उच्चतम बिंदु तक नहीं पहुंच गया जहां तक वह फिलहाल पहुंच सकता था। लिन मू ने चारों ओर नजर घुमाए और उसे उत्तर वन का सफेद और हरा फैला हुआ भूभाग दिखाई दिया। उसके पीछे वह पर्वत था जिससे वह निकला था और उसके सामने उत्तर वन का शेष भाग फैला हुआ था। दूर क्षितिज पर उसे उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखाई दे रही थीं। संभवतः वे पर्वत अब तक किसी भी शिकारी द्वारा तय की गई सबसे दूर की जगह थीं, क्योंकि उनके पार का क्षेत्र अत्यधिक खतरे के कारण निषिद्ध क्षेत्र माना जाता था। लिन मू को अपने माता पिता से सुनी डरावनी कहानियां याद थीं कि उत्तरी पहाड़ों के पार राक्षस रहते हैं और इसीलिए उस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता था। लेकिन अब जब उसने बर्फ से ढके सफेद पहाड़ों को देखा तो वे बिल्कुल भी डरावने नहीं लग रहे थे। वे बस देखते रहे। सुंदर, लिन मू ने धीरे से कहा। आकाश में बादल छट गए थे और बर्फबारी रुक गई थी। आसमान में आधा चांद दिखाई दे रहा था और रात के अंधेरे में तारे टिमटिमा रहे थे। सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर खड़े लिन मू के बालों में हल्की हवा बह रही थी। उस मनमोहक दृश्य का भरपूर आनंद लेने के बाद लिन मू ने नीचे उतरने का फैसला किया। तभी उसकी नज़र कुछ टूटे हुए पेड़ों पर पड़ी। क्योंकि वह सबसे ऊपर था और जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, इसलिए इन पेड़ों को देखना मुश्किल था। लिन मू नीचे कुछ पेड़ों के पास उतरा और उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसने टूटे हुए पेड़ देखे थे। तब उसने देखा कि टूटे हुए पेड़ों की एक लंबी कतार एक खास दिशा की ओर जा रही थी। लिन मू ने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या है और उसके मन में एक विचार आया। वह जमीन पर बैठ गया और टूटे हुए पेड़ों को देखने लगा। सभी पेड़ जोरदार बल के कारण उखड़ गए थे और उनमें से कुछ चकनाचूर हो गए थे। लिन मू ने टूटे हुए पेड़ों के पत्तों को देखकर अनुमान लगाया कि वे ज्यादा समय पहले नहीं बल्कि संभवतः एक सप्ताह पहले टूटे होंगे। टूटे हुए पेड़ों का ये निशान जंगल के मध्य से शुरू होकर गुफा के प्रवेश द्वार तक जाता था। क्या ये काम महान नींद में डूबे भालू ने किया था? लिन मू ने खुद से सवाल किया। ऐसा ही लगता है, ज़ुकोंग ने स्वीकार किया। अचानक लिन मू को कुछ याद आ गया। रुको, जो ये ने हमें बताया था कि जब उस पर हमला हुआ तो जानवर बाद में भाग गया और भागते समय उसने पेड़ गिरा दिए। अगर हम इसका अनुसरण करें तो हम हमले की जगह का पता लगा सकते हैं। अध्याय 163 परित्यक्त गुफा। अब जब लिन मू को आगे बढ़ने का तरीका समझ आ गया था तो उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। वह टूटे फूटे पेड़ों के निशानों का पीछा करते हुए हमले की जगह खोजने की कोशिश करने लगा। वह काफी दूर तक चला और एक अपेक्षाकृत चौड़े और खुले इलाके में पहुंचा जो देखने में प्राकृतिक लग रहा था। यहाँ अब कोई टूटे हुए पेड़ नहीं थे, इसलिए लिन मू ने निष्कर्ष निकाला कि हमले का स्थान आसपास ही होना चाहिए था। अब मुझे बस एक टूटी हुई गाड़ी ढूंढनी है, लिन मू ने अपने आप से बुदबुदाते हुए चारों ओर देखा। अंधेरा होने के कारण लिन मू अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र का अवलोकन कर रहा था। फिर भी 15 मिनट से अधिक समय तक खोज करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी हवा में गायब हो गई हो। गाड़ी को कोई जानवर नहीं ले जा सकता, तो इसका मतलब है अपराधी। उन्होंने बाद में अपने सबूत मिटा दिए होंगे, लिन मू ने अनुमान लगाया। आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके बर्फ के नीचे देखना चाहिए। संभव है कि गाड़ी के निशान और पटरियों के निशान बर्फ के नीचे दबे हों, ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। लिन मू ने बर्फ के नीचे देखते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी खोज व्यर्थ ही प्रतीत हुई क्योंकि यहां भी कोई सुराग नहीं मिला। अपराधी चाहे जो भी हों, वे इतने चालाक थे कि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। कम से कम लिन मू को तो यही लगा, जब तक कि उसे पेड़ के तने में कुछ फंसा हुआ नहीं मिला। लिन मू को लकड़ी के तख्ते का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला। यह तिरछे तरीके से टूटा था और इसका नुकीला हिस्सा पेड़ के तने में धंसा हुआ था। लिन मू को इधर उधर देखते हुए संयोगवश ही कुछ निशान मिले, और वास्तव में उन्हें ये निशान अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं बल्कि अपनी दृष्टि से मिले थे। जिस चीज ने लिन मू का ध्यान खींचा था वह दरअसल एक छोटी सी कील पर पड़ रही चांदनी की चमक थी।
ये कील टूटे हुए तख्ते में फंसी हुई थी, जो फिर एक पेड़ के तने में अटक गया था। लिन मू ने टूटे हुए तख्ते को बाहर निकालते हुए अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया। उसने टूटे हुए तख्ते को देखा और उसकी बनावट और आकार का जायजा लिया। ये लकड़ी का एक सुव्यवस्थित और तराशा हुआ टुकड़ा था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह गाड़ी का ही एक हिस्सा था। लगता है वे इस हिस्से को भूल गए। अब आपको बस ये पता लगाना है कि आपको किस दिशा में जाना है, ज़ुकोंग ने बीच में कहा। लिन मू ने जवाब में सिर हिलाया और सुरागों की तलाश में चारों ओर देखा, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। हमें दूसरी टीम से यहाँ से कुछ दूरी पर दक्षिण दिशा में मिलना था, तो इसका मतलब है कि अपराधी की गुफा दूसरी दिशा में होनी चाहिए। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे जोखिम तो लेना ही होगा, लिन मू ने मन ही मन सोचा। निर्णय लेने के बाद लिन मू उत्तर दिशा की ओर मुड़ा और चौड़े रास्ते पर चलने लगा। ये रास्ता प्राकृतिक था और मूलतः एक खुला मैदान था। लिन मू समझ गया कि साल के अन्य समय में यहाँ से बड़े जानवर गुजरते होंगे। जंगल में इतना बड़ा रास्ता होने का और कोई कारण नहीं था। लिन मू को एक और आश्चर्यजनक बात यह महसूस हुई कि उसने आसपास कोई जानवर न तो देखा था और न ही उसकी आवाज सुनी थी। उसे नहीं पता था कि यह मौसम की वजह से था या फिर विशालकाय भालू के कारण। ये निश्चित रूप से महान नींद में डूबा भालू है। इसकी रक्तरेखा की आभा इससे कई स्तर ऊपर के पशु पक्षियों को भी दूर रखती है। इन पशु पक्षियों के वंश में मौजूद सहज भय उन्हें इससे दूर रहने के लिए विवश कर देगा, ज़ुकोंग ने समझाया। यह अच्छा है, अब हमें पता है कि जानवर अपनी नींद से नहीं जागेगा और हमें बाद में उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिन मू ने सहमति में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लिन मू लगभग 1 घंटे तक चलता रहा और आखिरकार उसे एक छोटा सा सुराग मिला। बर्फ में दबा हुआ उसे एक पदचिह्न मिला जो निस्संदेह किसी गाड़ी के पहियों का था। पदचिह्न बहुत धुंधला था और उसकी सहज बुद्धि के बिना अदृश्य हो जाता। लिन मू ने सावधानीपूर्वक उस जगह से बर्फ हटाई जहां पगडंडी थी और उसे उजागर किया। उसने देखा कि पगडंडी बाईं ओर थोड़ी मुड़ी हुई थी। इससे प्रेरित होकर उसने अपना सिर ऊपर उठाया और बाईं ओर देखा। लिन मू ने देखा कि पेड़ों के बीच एक और छोटा सा खुला स्थान था। बर्फ से ढका होने के कारण वह उसे देख नहीं पाता अगर पैरों के निशान न होते, इसलिए वह बाईं ओर मुड़ा और आगे बढ़ गया। इस बार लिन मू को और अधिक सुराग मिले। बर्फ के नीचे दबी हुई धुंधली पदचाप सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह एक ही दिशा से आ रही है। पैरों के निशान बहुत हल्के हैं। अपराधी चाहे जो भी हों, वे निश्चित रूप से चलने फिरने की तकनीकों में प्रशिक्षित हैं, ज़ुकोंग ने कहा। गति की तकनीकें, लिन मू ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। गति तकनीक एक विशेष कौशल है जिसका उपयोग साधक अपनी गति और फुर्ती बढ़ाने के लिए कर सकता है। कुछ तकनीकें हत्या, छिपकर हमला करने, युद्ध, गति और अन्य चीजों के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती हैं। हालांकि इस मामले में ये केवल कदमों को हल्का करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मामूली तकनीक है, ज़ुकोंग ने समझाया। ये दिलचस्प है, शायद मुझे भविष्य में कभी इसे सीखने का मौका मिले, लिन मू ने जवाब दिया और उनके नक्शे कदम पर चलना जारी रखा। उसके कदमों के निशान उसे एक ऐसे पहाड़ तक ले गए जो ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से ढका हुआ था। पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था और बेहद खूबसूरत लग रहा था। लिन मू आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और एक विशाल चट्टान के सामने आकर खड़ा हो गया। बस इतना ही, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लिन मू ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन पैरों के निशान यहीं आकर रुक गए थे। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आसपास के वातावरण का अवलोकन किया और बड़े पत्थर के पीछे एक खोखली जगह का पता लगाया। पत्थर को इस प्रकार रखा गया था कि वह पहाड़ की दीवार से सटा हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो यह चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर यहाँ आकर आ गिरी हो। लिन मू ने चट्टान के चारों ओर जमी बर्फ को हटाया और घसीटने के निशान देखे। ओह, तो इस बड़े पत्थर को गुफा के रास्ते को रोकने के लिए किनारे से यहाँ लाया गया था, लिन मू ने कहा। लगता है अब मुझे ही अपने लिए रास्ता बनाना होगा, लिन मू ने सोचा और पत्थर को धकेलने की कोशिश की। वह जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत से वह इसे धकेल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसने चमत्कार की उम्मीद में कोशिश करना चाहा। उसकी उम्मीदें जल्द ही टूट गईं, क्योंकि वह उसे हिला भी नहीं पाया। यहाँ तक कि जब उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर और आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे खींचा, तब भी कोई असर नहीं हुआ। वह शिला लगभग 3 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी थी। लिन मू के लिए उसे हिलाना नामुमकिन था। अपनी मेहनत व्यर्थ मत करो, बस अपने कौशल का उपयोग करो और सीधे आगे बढ़ो, ज़ुकोंग ने फटकार भरे लहजे में कहा।
जी हाँ सीनियर, लिन मू ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया। उसने कौशल के तीसरे चरण को सक्रिय किया और चट्टान के ऊपर से गुजर गया। एक क्षण बाद वह एक घोर अंधेरी गुफा में प्रकट हुआ। लिन मू सतर्क रहा और उसने पहले अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से गुफा का निरीक्षण किया और अभी तक कौशल को निष्क्रिय नहीं किया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ लोग होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यहाँ कोई नहीं था। गुफा के वीरान होने की पुष्टि होने पर लिन मू ने अपनी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया और पास की एक दीवार से बंधी एक पुरानी अधजली मशाल को जलाया। तेज लपटों के साथ सुनसान गुफा रोशन हो गई और लिन मू आखिरकार उसे देख सका। सबसे पहले उसने गुफा में मौजूद बड़ी संख्या में पिंजरों, जंजीरों और अन्य प्रकार के बंधनों को देखा। वहां कुछ फर्नीचर के टुकड़े और कुछ इधर उधर बिखरे पड़े थे। लिन मू ने पिंजरों की जांच की और उनमें से कुछ में खून के कुछ धब्बे पाए। एक कोने में उसे कुछ पुराना खाना भी मिला। खाने के कुछ हिस्से में फफूंदी लग गई थी, जबकि बाकी हिस्सा अभी भी ठीक लग रहा था। लगता है वे जल्दी में चले गए, ज़ुकोंग ने कहा। हाँ, लेकिन क्यों? क्या उन्हें पता था कि हम यहाँ आ रहे हैं या कोई और बात थी? लिन मू ने जवाब में सवाल किया। लिन मू ने चारों ओर देखा और गुफा के अलग अलग कोनों में स्थित कमरों पर नजर डाली। उनमें से अधिकतर खाली थे और बाकी में बस कुछ इधर उधर पड़ी हुई चीजें थीं। लिन मू अभी बस इतना ही समझ पाए कि इस गुफा का इस्तेमाल यहाँ मौजूद भाड़े के सैनिकों को अस्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता था। लगता है मुझे ही कोर को यहाँ गाइड करना होगा। उनके पास मुझसे बेहतर जांच कौशल है, उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने कौन से सुराग छोड़ दिए हैं। अध्याय 164 शिविर में वापसी। अब जब उसे उस जगह के बारे में थोड़ी और जानकारी मिल गई थी, तो लिन मू ने फिलहाल वापस लौटने का फैसला किया। उसने सोचा कि यहाँ और समय बिताना व्यर्थ होगा और बेहतर होगा कि इसे हेई कोर पर छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। वह उन्हें यह नहीं समझा सका कि वह गुफा में कैसे पहुंचा। न ही वह उन्हें बता सका कि वह वहां कैसे पहुंचा। आखिर वह उन्हें ये तो नहीं बता सकता था कि वह एक भयानक रूप से शक्तिशाली जानवर के इलाके से होकर गुजरा था, है ना? और तो और, अगर वह उन्हें रास्ता दिखा भी देता तो भी वे उस पर चल नहीं पाते। वही अकेला ऐसा व्यक्ति था जो ठोस वस्तुओं के आर पार चल सकता था। आपको उनके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढना होगा, ज़ुकोंग ने कहा। जी सीनियर, लगता है मुझे इन्हें यहाँ लाने के बाद पहाड़ के चारों ओर घूमना पड़ेगा। ये पहाड़ दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए इन्हें यहाँ लाना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, प्रवेश द्वार पर पड़े उस बड़े पत्थर का कुछ करना पड़ेगा, लिन मू ने जवाब दिया। फिर वह उस चट्टान के पास गया और 1 मिनट तक सोचने के बाद उसे एक ऐसा समाधान मिल गया जो काफी सरल और सीधा था। लिन मू ने अपनी छोटी तलवार निकाली और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होने पर उसने उस विशाल चट्टान के सबसे पतले किनारे पर तलवार से प्रहार किया। स्विश, थैंग! चट्टान का कोना साफ सुथरा कट गया और कुछ आवाज करते हुए एक तरफ गिर गया। कटी हुई चट्टान की सतह को ध्यान से देखने पर पता चलता था कि वह चिकनी और बिल्कुल समतल थी। लिन मू की तलवार ने उसे बड़ी आसानी से काट दिया था। अगर मैं इसे पार नहीं कर पाई तो मैं इसे काट ही डालूंगी, लिन मू ने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपने द्वारा काटे गए पत्थर के टुकड़े को एक तरफ धकेल दिया और गुफा से बाहर निकल गया। इसके बाद वह पीछे मुड़ा और अपने काम को देखने लगा। अब उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, लिन मू ने बुदबुदाते हुए कहा और महान नींद में डूबे भालू की गुफा की ओर चलने लगी। 1 घंटे बाद वह गुफा में पहुंचा और चलकर उस जानवर के स्थान तक गया। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह अभी भी सो रहा है और फिर फेस का उपयोग करके दीवार के पार प्रवेश किया और पहाड़ के दूसरी ओर प्रकट हो गया। उसके द्वारा जलाई गई आग अभी भी जल रही थी, हालांकि अतिरिक्त ईंधन न डाले जाने के कारण वह पहले से कम हो गई थी। लिन मू ने आकाश में चंद्रमा की ओर देखा और अनुमान लगाया कि सुबह होने में अभी काफी समय है। मैं कुछ खाना खाऊंगा और फिर साधना करूंगा। अगर मैं तेज रहा तो कल दोपहर तक शिविर में वापस आ जाऊंगा, लिन मू ने मन ही मन कहा। फिर उसने कुछ मांस निकाला और उसे पकाना शुरू कर दिया। उसने जो मांस निकाला था वह कोर फॉर्मेशन अल्फा स्टीलबैक वुल्फ का मांस था। लिन मू ने मांस पर खूब मसाले डाले और पकाने से पहले उसे अच्छी तरह तैयार किया। गुफा में एक मनमोहक सुगंध फैल गई, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया और स्वाद कलिकाएं उत्तेजित हो गईं। उसने मांस का एक टुकड़ा काटकर मुंह में डाला। भुना हुआ मांस रसदार और स्वादिष्ट था। उसकी स्वाद कलिकाएं आनंद से झूम उठीं और वह आश्चर्यचकित रह गया। स्वादिष्ट! लगता है जानवर जितना ताकतवर होगा, स्वाद उतना ही बढ़िया होगा, लिन मू ने कहा।
जैसे ही मांस का पहला टुकड़ा उसके पेट में गया, उसके पेट में एक जानी पहचानी गर्माहट फैल गई। मांस में संग्रहित जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर द्वारा अवशोषित होने लगी। लिन मू को उस अजीबोगरीब आनंद से बाहर आने में कुछ सेकंड लगे। उसने जल्दी से बचा हुआ मांस खा लिया और तुरंत तृप्त हो गया। एक सारगर्भित पशु का मांस उसके लिए काफी तृप्त करने वाला था और काफी समय बाद पहली बार उसकी भूख को संतुष्ट किया था। फिर लिन मू पालथी मारकर बैठ गया और प्राण ऊर्जा को शीघ्रता से आत्मसात करने के लिए हृदय को शांत करने वाले सूत्र का जाप करने लगा। आधा घंटा बीत गया और लिन मू ने अपने शरीर से ऊर्जा की एक लहर फैलती हुई महसूस की। ऐसा लगा जैसे ऊर्जा की एक धारा उसकी हड्डियों में समा रही हो। लिन मू समझ गया कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत उस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने और अधिक ऊर्जा प्रवाहित की और प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। जल्द ही ऊर्जा की छोटी सी धारा एक उग्र नदी में बदल गई और लिन मू ने उसे अपनी हड्डियों में प्रवाहित कर दिया। ऊर्जा उसकी अस्थि मज्जा तक पहुंच गई और उसे भिगोने लगी। उसके शरीर में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उस पर कोई भार रख दिया गया हो। दबाव तब तक बढ़ता रहा जब तक कि पॉप, ऐसा लगा जैसे कोई बांध टूट गया हो और लिन मू के शरीर में एक कपकपी दौड़ गई। उसके शरीर से ऊर्जा की तरंगें निकलना बंद हो गईं और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने जल रही आग की लपटों में उसकी आंखें चमक उठीं। लिन मू ने एक गहरी सांस छोड़ी और उससे काले रंग की गैस की एक लकीर निकली। गैस आगे बढ़ी और गुफा की दीवार से टकरा गई। सिजल, जैसे ही गैस दीवार के संपर्क में आई, उसमें चटकने की आवाज आने लगी और वह गलने लगी। काली गैस के छंटने के बाद लगभग 1 इंच गहरा और 3 इंच व्यास का एक छेद बन गया। गटकने की आवाज। ये दृश्य देखकर लिन मू के मुंह में थोड़ी सी घबराहट के साथ लार भर आए। उसने अपने घर में पहले भी ऐसा होते देखा था, लेकिन तब दीवार लकड़ी की थी। अब तो ठोस पत्थर की दीवार प्रभावित हुई थी। ये बहुत खतरनाक लग रहा है, लिन मू ने घबराए हुए स्वर में कहा। सचमुच ये काफी अजीब है, ज़ुकोंग ने उतने ही घबराए हुए स्वर में कहा। लिन मू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मुझे और सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि ऐसा लगता है कि मैंने अपने शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र में थोड़ी प्रगति की है। लिन मू ने थोड़ा खुश होते हुए कहा। हाँ, यह अच्छा है। यह मांस के गहरे संघनन का प्रभाव है। हालांकि मुझे लगता है कि यह प्रभाव केवल एक बार ही होगा, क्योंकि यह पहली बार है जब आपने इसे खाया है। अगली बार इसका प्रभाव काफी हल्का होगा, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने सिर हिलाया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से अपने शरीर का अवलोकन किया। वह अपनी त्वचा, मांसपेशियों, रक्त और अब हड्डियों में व्याप्त जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने और गहराई में जाने का प्रयास किया और अपनी अस्थि मज्जा को महसूस करने में सक्षम हुआ, जिसमें शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में जीवन शक्ति की सांद्रता उतनी नहीं थी। ज़ुकोंग लिन मू के विचारों का अनुमान लगा सकता था और समझ सकता था कि वह क्या सोच रहा है। जब आप शरीर को मजबूत बनाने के 13वें चरण तक पहुंच जाते हैं, तो आपकी अस्थि मज्जा भी जीवन शक्ति से भरपूर हो जानी चाहिए। शरीर को मजबूत बनाने के शिखर पर पहुंचने के बाद आप महान नींद में डूबे भालू के रक्त को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ज़ुकोंग ने समझाया। हालांकि उससे पहले आपको थोड़ी अतिरिक्त मदद की जरूरत होगी। उम्मीद है आप समय सीमा से पहले इसे पूरा कर लेंगे और मैं इसे आपको दे पाऊंगा, ज़ुकोंग ने मन ही मन सोचा। लिन मू ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं समझ गई, सीनियर। फिर वह वापस बैठ गया और अपनी साधना जारी रखने के लिए हृदय विदारण सूत्र का जाप करने लगा। 1 घंटे बाद आसमान में फिर से बादल छा गए और हवाएं तेज होने लगीं। जल्द ही बर्फ गिरने लगी और जंगल बर्फ से ढक गया। लिन मू सुबह तक शांतिपूर्वक साधना करता रहा और तभी रुका जब सूरज की रोशनी गुफा में फैल गई। सूरज की हल्की किरणें गुफा में प्रवेश करती और अंधेरे में बिखर जाती। गुफा तिरछी होने और पेड़ों से घिरी होने के कारण सूरज की रोशनी मुश्किल से ही अंदर पहुंच पाती थी। फिर भी लिन मू को इसका आभास हो गया और उसने अपनी आंखें खोल लीं। पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती सूरज की किरणें गुफा के फर्श पर पड़ रही थीं। वह खड़ा हुआ और क्षितिज के पीछे छिपे सूरज की ओर देखने लगा। अब लौटने का समय हो गया है, लिन मू ने गुफा की ओर आखिरी बार देखते हुए बुदबुदाया। आग बहुत पहले बुझ चुकी थी और अंगारे ठंडे पड़ चुके थे, जिससे राख और बिना जले कोयले का ढेर रह गया था। लिन मू ने दौड़ शुरू करने से पहले अपने शरीर को हल्का सा स्ट्रेच किया। हल्की दौड़ जल्द ही तेज दौड़ में बदल गई और वह तेजी से आगे बढ़ा। अध्याय 165 निष्कर्षों का खुलासा। लिन मू बड़ी सहजता से पेड़ों के बीच से गुजर रहा था।
वह उनके बीच से फुर्ती से निकलता हुआ हर बाधा को चकमा देता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आध्यात्मिक चेतना आगे की ओर फैली हुई थी और उसे आने वाले रास्ते का आभास करा रही थी। अपनी इस आध्यात्मिक चेतना की मदद से वह वहां मौजूद हर चीज को जान लेता था। कुछ घंटे बीत गए और लिन मू अभी भी दौड़ रहा था। थकान महसूस होने पर वह गति धीमी कर देता था, लेकिन कभी रुकता नहीं था। शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में हुई प्रगति ने उसकी सहनशक्ति को भी थोड़ा बढ़ा दिया था। गति धीमी करने के बाद उसे जल्द ही बेहतर महसूस होने लगता और फिर वह आगे बढ़कर अपनी गति फिर से बढ़ा लेता। इस तरह 3 घंटे बीत गए और अब तक लिन मू को कोई भी प्रेत प्राणी दिखाई नहीं दिया था। वे कहाँ गए? अगर वे छिपे भी हैं तो कम से कम उनके घोंसले तो आसपास ही होने चाहिए। लिन मू दौड़ते हुए बोली, आत्माजनित जीव सामान्य जीवों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसलिए उन्हें जंगल के किनारे पर चले जाना चाहिए था। लेकिन सामान्य जीव शायद डर के मारे वहीं अटके रह गए हैं या उन्होंने भी आत्माजनित जीवों को प्रभावित कर लिया है। चाहे जो भी हो, आप उन्हें जल्द ही देख पाएंगे, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया और दौड़ता रहा। 1 घंटा और बीत गया और आखिरकार लिन मू को अपना पहला जानवर दिखाई दिया। यह कोई आध्यात्मिक जानवर नहीं था, बल्कि एक साधारण पक्षी जैसा जानवर था जो जंगल में कहीं भी देखा जा सकता था। लगता है वे काफी दूर भाग गए, लिन मू ने बुदबुदाते हुए कहा। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चारों दिशाओं में फैलाया और ये देखने की कोशिश की कि क्या आसपास और भी जानवर हैं। उसकी खोज से पता चला कि यहाँ बहुत सारे जानवर थे और वे सभी थोड़े डरे हुए लग रहे थे। जब वह जानवरों के पास से गुजरा तो उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और बिना परेशान किए उसे आगे जाने दिया। अब राक्षसों की संख्या पहले से कहीं अधिक हो गई थी और लिन मू के लिए उनसे बचना नामुमकिन हो गया था। अंततः उसका सामना एक आत्मा राक्षस से हुआ। आत्मा राक्षस दिखने में नेवले जैसा था और उसका आकार सामान्य नेवले के बराबर था। अगर उस जानवर से आ रही हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें न होती तो लिन मू यह नहीं बता पाता कि वह एक जानवर है। अरे, ये तो स्पष्ट होना चाहिए था। कोई भी सामान्य नेवला जंगल के इतने गहरे हिस्से में, वो भी इतनी ठंडी जगह पर नहीं रहता। लिन मू ने मन ही मन सोचा। नेवले ने लिन मू को पैनी निगाहों से देखा और उसकी हर हरकत पर नजर रखी। लिन मू के हर कदम के साथ नेवला भी उसके पीछे पीछे चलता। नेवला लिन मू से सावधान था और थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। लिन मू ने भी उस जानवर को देखा, लेकिन उस पर हमला नहीं किया क्योंकि वह इस समय बेवजह उलझना नहीं चाहता था। यह देखकर कि जानवर में लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, लिन मू थोड़ी दूरी पर हट गया और चला गया। जानवर ने भी ऐसा ही किया और बस उसे जाते हुए देखता रहा। खैर, ये तो अजीब था, लिन मू ने मन ही मन कहा। अधिकांश बुद्धिमान आत्मा प्राणी तुरंत हमला नहीं करते, खासकर अभी जैसी तनावपूर्ण परिस्थितियों में, जब उनमें से अधिकांश विशालकाय नींद में डूबे भालू से डरे हुए हैं। वे संघर्ष में पड़ने से बचते हैं क्योंकि अन्य प्राणी इसका फायदा उठाकर उन्हें अचानक घेर सकते हैं। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने सिर हिलाया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। उसका कई बार आत्माओं से सामना हुआ, लेकिन उन सभी का व्यवहार नेवले जैसा ही था। वे उसे देखते रहे लेकिन हमला नहीं किया, और जब वह दूर चला गया तो उन्होंने उसे जाने दिया। लिन मू को यह व्यवहार काफी दिलचस्प लगा। पहले वह सभी जानवरों को बुद्धिहीन और केवल जानवरों की बुनियादी प्रवृत्तियों वाला मानता था। वह ये भी जानता था कि वरिष्ठ ज़ुकोंग भी एक जानवर था, लेकिन वह उसकी समझ से परे था, इसलिए उसने उसे अपनी सूची में शामिल नहीं किया था। लिन मू आध्यात्मिक जीवों की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि क्या उसे यहाँ मनुष्यों के समान बुद्धिमान जीव देखने को मिलेंगे। उसने ये भी सोचा कि क्या महान नींद में रहने वाला भालू इससे भी अधिक बुद्धिमान होगा। लिन मू ने देखा था कि कोर कंडेंसेशन क्षेत्र के अल्फा स्टील बैक वुल्फ ने कैसे व्यवहार किया और अपने भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व किया। उस तरह के आम जानवर को एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जो शायद केवल ची शोधन क्षेत्र से ऊपर के जानवरों में ही होती है। लिन मू और भी दूर तक यात्रा कर चुका था और उसे लगा कि वह अब शिविर के काफी करीब है। उसका अनुमान सही निकला क्योंकि उसे जल्द ही अपने से कुछ 100 मीटर दूर से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। लिन मू थोड़ी घबराहट के साथ शिविर की ओर बढ़ा और सतर्क रहा। हालांकि लिन मू को पता था कि अल्फा स्टील बैक भेड़िए की गंध के कारण शिविर सुरक्षित रहेगा, फिर भी उसके मन में थोड़ी चिंता थी। उसे यह आशंका थी कि कहीं विशालकाय नींद में रहने वाले भालू की दहाड़ ने आत्मा जानवरों को इतना डरा तो नहीं दिया कि वे किसी अन्य कोर कंडेंसेशन क्षेत्र के जानवर की गंध को नजरअंदाज कर दें। लिन मू की छिपी हुई चिंता निराधार साबित हुई क्योंकि उसने शिविर को सुरक्षित और शांत पाया।
शिविर की सीमा पर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे, जबकि 4 तंबू एक वृत्त में लगे हुए थे और केंद्र में अलाव जल रहा था। ये देखकर कि बाकी लोग यहाँ नहीं थे, लिन मू ने अनुमान लगाया कि वे संभवतः तंबुओं में आराम कर रहे होंगे। टैप टैप टैप। लिन मू शिविर में दाखिल हुआ और उसने जानबूझकर कदमों की आवाज की ताकि पहरेदार सतर्क हो जाएं। वह अचानक पीछे से आकर उन्हें चौंकाना नहीं चाहता था और अपनी मौजूदगी का ऐलान करना चाहता था। उसने पहरेदारों के हाव भाव से समझ लिया था कि वे थोड़े तनाव में हैं, क्योंकि उनकी थकान साफ झलक रही थी। दोनों गार्ड आवाज के स्रोत की ओर मुड़े और उन्होंने लिन मू को अंदर आते देखा। ये सीनियर लिन मू हैं, उनमें से एक ने कहा। सीनियर लिन मू वापस आ गए हैं, दूसरे ने शिविर में घोषणा की। आवाज सुनकर 4 लोग तंबुओं से बाहर निकले। उनमें से एक शी बोहाई थे और उन्होंने लिन मू की ओर देखा, जो अभी अभी अंदर आए थे। लिन मू उनके पास आए और उनके सामने खड़े हो गए। उन सभी 6 ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बोले, वरिष्ठ महोदय नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि सीनियर ने अपनी साधना में कोई बड़ी सफलता हासिल की होगी, शी बोहाई ने कहा। लिन मू ने जवाब में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने सच में किया था। फिर लिन मू ने आखिरी बचे तंबू की ओर देखा और बाकी लोगों ने भी उसकी नज़र का अनुसरण किया। शी बोहाई ने तुरंत समझ लिया कि लिन मू क्या सोच रहा है। सीनियर हे यिंगजी की हालत कल से बेहतर है और उसमें सुधार हुआ है। उनकी स्थिति अब स्थिर है। शी बोहाई ने ये जानकारी दी। लिन मू ने बस सिर हिलाया और तंबू में चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि हे यिंगजी बेहोश होकर शांति से सो रहे थे। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उनकी आंतरिक स्थिति का जायजा लिया। छोटे छोटे थक्के और आंतरिक रक्तस्राव काफी कम हो गए थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि हे यिंगजी को अपनी बिगड़ी हुई साधना शक्ति को पुनः प्राप्त करने में काफी समय लगेगा। लिन मू ने उस व्यक्ति के दांतियान का अवलोकन किया और केंद्र में तैरते हुए हल्के सफेद रंग के कोर को देखा। ये नियमित अंतराल पर आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की फुहारें उत्सर्जित करता था और दांतियान में प्रकट होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित करता था। हम कम से कम उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार अभी भी सामान्य रूप से चल रहा है। उसे बस थोड़ा और आराम करने और अपनी साधना को स्वयं पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, ज़ुकोंग ने समझाया। अच्छा हुआ कि उस गुफा में कोई अपराधी नहीं था। कम से कम अब हमें उनसे टकराव नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अपना कोई कोर कंडेंसेशन क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं है। लिन मू ने थोड़ी राहत भरी आवाज में कहा। फिर वह मुड़ा और तंबू से बाहर निकल गया। उसने देखा कि शी बोहाई बाहर उसका इंतजार कर रहा था और वह शांत दिख रहा था। वरिष्ठ महोदय, कल रात से ही जानवरों की कुछ अजीबोगरीब गतिविधियां हो रही हैं। हमें उत्तर पश्चिमी पहाड़ों से एक हल्की सी दहाड़ भी सुनाई दी, शी बोहाई ने बताया। मुझे पता है, ये किसी अन्य कोर कंडेंसेशन क्षेत्र के राक्षस के कारण हुआ था, लिन मू ने उत्तर दिया। लिन मू की प्रतिक्रिया सुनने के बाद शी बोहाई थोड़ा और घबराया हुआ लग रहा था। वरिष्ठ, आपको इसके बारे में पता है, लेकिन कैसे? क्या आप साधना नहीं कर रहे थे? शी बोहाई ने प्रश्न किया। मेरी साधना सुचारू रूप से चली और मुझे काफी जल्दी सफलता मिल गई। साधना समाप्त होने के बाद मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, इसलिए मैं देखने गया। मुझे वह मिल गया जिसके लिए हम यहाँ आए थे, लिन मू ने उत्तर दिया। लिन मू द्वारा अपनी खोजों के बारे में बताने पर शी बोहाई आश्चर्यचकित हो गया। वरिष्ठ, आपका मतलब यह नहीं है कि आप? शी बोहाई बोल रहे थे, लेकिन तभी उनकी बात अधूरी रह गई। जी हाँ, मैंने सचमुच ऐसा किया। मैंने अपराधियों का ठिकाना ढूंढ लिया। अध्याय 166, दूसरी टीम का आगमन। इसके बाद लिन मू ने मनगढ़ंत घटनाओं की एक श्रृंखला सुनाई कि कैसे उसे वह गुफा मिली जहां अपराधी पहले रहते थे। उसने बताया कि उसे कुछ टूटे हुए पेड़ मिले और गाड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा मिला और उसने इसे झोउये द्वारा बताई गई कहानी से जोड़ा। हे कोर को झोउये और उसके पीछे की स्थिति के बारे में पता था, इसलिए जब लिन मू ने घटनाओं को झोउये की कहानी से जोड़ा तो उन्होंने उस पर संदेह नहीं किया। तो क्या गुफा को छोड़ दिया गया है? सीनियर सदस्यों में से एक ने पूछा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन हो सकता है कि वहां कुछ सुराग हो जो मुझे न मिले। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ ढूंढ पाएंगे। मुझे लगता है कि आप लोग इस मामले में मुझसे बेहतर हैं, लिन मू ने जवाब दिया। बोलने से पहले जिया बोहाई ने आत्मविश्वास दिखाते हुए अपनी मुट्ठी से अपनी छाती पर प्रहार किया। हम आपको निराश नहीं करेंगे वरिष्ठ। गुफा में जो भी सुराग बचे होंगे हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जी सीनियर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अपने प्रभु के भरोसे को कलंकित नहीं करेंगे। अन्य लोगों ने भी अपनी सहमति जताई। लिन मू ने सहमति में सिर हिलाया और थोड़ा बेहतर महसूस किया।
फिर उनके विचार हेई कोर की अन्य टीमों की ओर गए। उन्होंने सोचा कि क्या उनसे संपर्क किया गया है या नहीं। हेई यिंगजी और उन्हें मिलाकर यहाँ कुल 8 लोग थे, जिसका मतलब था कि आखिरी 2 सदस्य अभी तक नहीं लौटे थे। क्या वे अन्य टीमों को सूचित करके अभी तक वापस नहीं लौटे हैं? लिन मू ने सवाल किया। वरिष्ठ, वे आज रात या कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि जानवरों की संख्या में वृद्धि के कारण उनकी प्रगति में देरी हुई है। शी बोहाई ने उत्तर दिया। हाँ, ये सच है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें शायद कुछ जंगली जानवरों से लड़ना पड़ेगा। लिन मू ने जवाब दिया। फिलहाल हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। सीनियर भी तंबू में अपना अभ्यास फिर से शुरू कर सकते हैं। दूसरी टीम की ओर से कोई संकेत मिलते ही हम आपको सूचित कर देंगे, शी बोहाई ने आगे कहा। लिन मू ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बेतरतीब ढंग से एक तंबू चुना और उसका पर्दा उठाकर अंदर चला गया। शिविर में जितनी जल्दी हो सके लौटने में उसकी लगभग 2/3 ऊर्जा खर्च हो गई थी, इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाकर उसे पुनः प्राप्त करना चाहता था। लिन मू पलंग पर बैठ गया और हृदय वियोग सूत्र का जाप करने लगा। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए और आखिरकार रात हो गई। बाहर लोगों के आने जाने की आवाज सुनकर लिन मू ने अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे लगा कि दूसरी टीमें उन तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करने पर उसे एहसास हुआ कि वे तो बस हेई कोर के सदस्य थे जो रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे भी खाना चाहिए, लगता है, लिन मू ने सोचा। वह तंबू से बाहर निकला और उन आदमियों को देखा जो भूनने के लिए एक बड़े सीख पर मांस का टुकड़ा लगा रहे थे। उन्होंने खाना पकाने में आसानी के लिए एक छोटी सी अलाव जलाई थी। शिविर के बीच में जल रही बड़ी अलाव गर्मी और रोशनी के लिए तो बेहतर थी, लेकिन खाना पकाने के लिए उतनी कारगर नहीं थी। लिन मू ने भी एक और आग जलाए और अल्फा स्टील बैग भेड़िए का मांस पकाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसका और बाकी लोगों का खाना खत्म हो गया। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था और अब वे पहरेदारी के लिए अपनी बारी पर आ गए थे। अब जी बोहाई और एक अन्य सदस्य की पहरेदारी की बारी थी। जी बोहाई ने अपनी पहरेदारी शुरू करने से पहले लिन मू से थोड़ी देर बात की, जबकि लिन मू स्वयं तंबू में लौट गया। वह मांस से जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को शीघ्रता से आत्मसात करना चाहता था। लिन मू ये देखना चाहता था कि इस बार इसका क्या असर होगा। कल का असर काफी तीव्र था और वरिष्ठ शुकोंग ने उसे बताया था कि इस बार असर पिछली बार की तुलना में कम होगा। ये वही निकला जो वरिष्ठ शुकोंग ने लिन मू को बताया था। हालांकि उनकी जीवन शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन ये पहले जितनी अधिक नहीं थी और न ही उन्होंने अपने मुंह से दोबारा काली संक्षारक गैस निकाली। खैर, ये थोड़ा निराशाजनक था, लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। इस विचार को दरकिनार करते हुए लिन मू सोचने लगा कि उसे अभी सोना चाहिए या साधना करनी चाहिए। उसने सोचा कि दूसरी टीम कभी भी लौट सकती है, इसलिए साधना करना ही बेहतर होगा। उसके सोने का मुख्य कारण ये था कि वह खोए हुए अमर की विरासत तकनीक सीख सकता था। लिन मू अभी भी साधना कर सकता था, लेकिन वह लंबे समय तक बिना किसी बाधा के रहना पसंद करता था और वर्तमान स्थिति इसके लायक नहीं थी। इसलिए लिन मू ने सुबह तक साधना जारी रखने का फैसला किया और उसने ऐसा ही किया। उनकी साधना स्थिर हो चुकी थी और लिन मू अब तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की एक और बूंद को परिष्कृत करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने वरिष्ठ जुकोन से तरल आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग के बारे में सुना था, इसलिए वे इसे शीघ्रता से परिष्कृत करना चाहते थे। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी नसों में प्रवाहित किया और पहले की तरह इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लिन मू को 5 बार प्रयास करना पड़ा और सफलता मिलने से पहले उसकी काफी ऊर्जा नष्ट हो गई। तरल ऊर्जा की एक और बूंद उसकी नसों से बहकर उसके दांतियान के तल में जाकर ठहर गई। लिन मू ने थकान भरी सांस छोड़ी और अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया। उसने अपने दांतियान का अवलोकन किया और पाया कि उस एक बूंद तरल ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए उसने लगभग 500 ऊर्जा के कोड़े खर्च कर दिए थे। वह बूंद 100 से भी कम ऊर्जा के कोनों से संघनित हुई थी, लेकिन असफल प्रयासों के कारण उसे थोड़ा नुकसान हुआ था। अब जबकि उसने तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की दूसरी बूंद को परिष्कृत कर लिया था, लिन मू को अगली बूंद को परिष्कृत करने से पहले क्षीण हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की भरपाई करनी थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के परिष्करण की गति देखकर लिन मू थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जुकोन के स्मरण के बाद उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। तरल ऊर्जा की एक बूंद को शुद्ध करने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए थे, इसलिए लिन मू केवल अनुमान ही लगा सकता था कि ऊर्जा शोधन के अगले चरण तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। क्योंकि ऊर्जा शोधन के शिखर तक पहुंचने के लिए एक साधक के दांतियान का कम से कम आधा भाग तरल ऊर्जा से भरा होना आवश्यक था।
चिंता मत करो, जैसे जैसे तुम्हारा अनुभव बढ़ता जाएगा, तरल आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना तुम्हारे लिए उतना ही आसान होता जाएगा। शुरुआत में ये ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, ज़ुकोंग ने सलाह दी। जी सीनियर, लिन मू ने जवाब दिया और अपनी साधना में लौट गया। लिन मू को बस यही उम्मीद थी कि भविष्य में उसकी गति में जल्द ही वृद्धि होगी। कुछ समय बीत गया और अब सूर्योदय का समय हो गया था, लेकिन सूरज अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था और घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था। पिछली रात से हो रही बर्फबारी अभी भी जारी थी। कुछ और समय बीतने के बाद आखिरकार दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो दर्जनों लोग एक साथ चल रहे हों, इसलिए आवाज आसानी से सुनाई दे रही थी। पहरा दे रहे हेई कोर के सदस्य तुरंत सतर्क हो गए। शिबोहाई अपने हथियार पकड़े हुए उस दिशा में गया जहां से आवाज आ रही थी। अब तक बाकी पहरेदार भी जाग चुके थे और तंबुओं से बाहर निकलकर उन्होंने भी वह आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि शिबोहाई तलवार पकड़े किनारे पर खड़ा है। वे तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है और वे भी तैयार हो गए। 1 मिनट बाद आवाज और तेज हो गई और आखिरकार लोग दिखाई देने लगे। उफ! जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके पास पहुंचने वाले लोग हेई कोर की दूसरी टीमें थीं, सभी ने राहत की सांस ली। उनका नेतृत्व वे 2 सदस्य कर रहे थे जिन्हें शिबोहाई ने संदेश भेजने के लिए चुना था। इन दोनों के साथ साथ 3 और लोग खड़े थे। ये तीनों लोग हेई कोर के कप्तान हेई बाओ, होंग लुओ और भाड़े के सैनिकों के वर्तमान नेता तेंग शियाओलियान थे। आखिरकार आप सब यहाँ आ ही गए, कितना अच्छा हुआ, शिबोहाई ने राहत भरी आवाज में कहा। उनकी टीम के 2 सदस्य आगे आए और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर उनके पीछे चले गए। वे दोनों लिन मू को बुलाने गए थे, जबकि हेई बाओ, होंग लुओ और तेंग शियाओलियान नाम के 3 लोग शिबोहाई से बात करने के लिए आगे आए। हेई यिंगजी अब कैसी है? हेई बाओ ने सबसे पहले पूछा। सीनियर, हेई यिंगजी की हालत फिलहाल स्थिर है। सीनियर, लिन मू की मदद से वे ऊर्जा विचलन से बच गए, शिबोहाई ने जवाब दिया। उफ! हेई बाओ ने भी राहत की सांस ली और शांत हो गया। उसने दूसरों को ये दिखाया नहीं था, लेकिन वह इस वजह से काफी तनाव में था। उनके उच्च स्तरीय दल में फिलहाल सिर्फ 3 सदस्य बचे थे और वे एक और कोर कंडेंसेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में उन्हें किस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अपनी पूरी ताकत की जरूरत होगी। अपने स्वामी और हेई वान के अनुमानों के आधार पर हेई बाओ को लगा कि भविष्य अंधकार में प्रतीत हो रहा है। वे अभी आधी दूरी ही तय कर पाए थे और उनका एक शीर्ष विशेषज्ञ पहले ही काम करने में असमर्थ हो चुका था। हेई बाओ को पूरा यकीन था कि अब वे अपने मिशन में असफल हो जाएंगे। लेकिन जब उसने शिबोहाई के अगले शब्द सुने तो उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। कैप्टन, मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। सीनियर, लिन मू को अपराधियों का ठिकाना मिल गया है। अध्याय 167 प्रस्थान। शिबोहाई की बातें सुनकर हेई बाओ बेहद हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसका उत्साह बढ़ गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वे इस मिशन में असफल नहीं होंगे और उनका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हेई बाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर दिख रही राहत से कहीं ज्यादा उसे सचमुच राहत मिली थी। हेई बाओ हमेशा से ही पूर्णतावादी था और अपने स्वामी के लिए सर्वश्रेष्ठ करना चाहता था, इसलिए असफलता का ख्याल भी उसके लिए भयानक था। तो फिर लिन मू कहाँ है? हेई बाओ ने पूछा। सीनियर, लिन मू तंबू में आराम कर रहे हैं। बाकी लोग उन्हें बुलाने गए हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिबोहाई ने जवाब दिया। जैसे ही शिबोहाई ने ये कहा, उसके पीछे से एक और आवाज आई। मैं यहाँ हूँ, पास आती हुई आवाज ने कहा। जिया बोहाई और हेई बाओ ने पास आते हुए व्यक्ति को देखा, जो लिन मू के अलावा कोई और नहीं था। लिन मू भी उन्हें देख रहा था और बदले में जंगल से एक एक करके आ रहे लोगों के बड़े समूह को भी देख रहा था। अब तक पूरी टीम वहां इकट्ठा हो चुकी थी और शिविर की सीमा अब काफी भीड़भाड़ वाली हो गई थी। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करते हुए त्वरित अवलोकन किया और अनुमान लगाया कि वहां कम से कम 70 लोग मौजूद थे। उन्होंने ये भी देखा कि उनमें से कुछ थोड़े थके हुए लग रहे थे, मानो वे किसी युद्ध में भाग लेकर आए हों। लगता है उनका सामना कुछ जंगली जानवरों से हुआ था। लिन मू ने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है हमें शिविर में चले जाना चाहिए। यहाँ थोड़ी भीड़ हो रही है और बाकी लोग भी थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। लिन मू ने सुझाव दिया। ठीक है, हेई बाओ ने जवाब दिया। यह अच्छा रहेगा, मेरे साथी पिछली लड़ाई से थक गए हैं, तेंग शियाओलियान ने सहमति जताते हुए कहा। वे सभी शिविर में दाखिल हुए और कोने में ढेर सारे स्टील बैक वुल्फ के शव देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि हेई बाओ, होंग लुओ और तेंग शियाओलियान भी ये देखकर चौंक गए।
हालांकि उन्होंने पहले हुए हमले के बारे में सुना था, लेकिन किसी घटना को देखना और उसके बारे में सुनना बिल्कुल अलग अनुभव था। गटकने की आवाज। तेंग शियाओलियान और होंग लू सदमे से घबरा गए, क्योंकि वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वह लड़ाई कितनी भयानक रही होगी। फिर तेंग शियाओलियान ने लिन मू की ओर देखा। सचमुच हम गलत नहीं थे। शीर्ष संप्रदायों के शिष्यों के अलावा किसी और के द्वारा इसे पूरा किए जाने की कोई संभावना नहीं है। तेंग शियाओलियान ने मन ही मन सोचा। फिर भीड़ शिविर में घुस गई और जहां भी जगह मिली बैठ गई। जो शिविर पहले काफी खाली था, अब लोगों से गुलजार हो गया था। टीम के कुछ सदस्यों ने लोगों के लिए भोजन तैयार करने के लिए जानवरों के शवों को काटना शुरू कर दिया। वे सभी थके हुए लग रहे थे, इसलिए जानवरों के शवों का उपयोग करने का यही सबसे अच्छा तरीका लगा। भाड़े के सैनिक और हेई दल के शेष सदस्य भी काफी आभारी प्रतीत हुए और इसे स्थापित करने में उनकी मदद करने के लिए आगे आए। शिविर में कई छोटी छोटी अलावें जल उठीं और लोग उनके चारों ओर बैठ गए। शिविर के मुख्य सदस्य चारों तंबुओं के बीचों बीच शिविर के बिल्कुल मध्य में बैठे थे। इनमें लिनमू, शी बोहाई, तेंग शियाओलियान, होंग लुओ और हेई बाओ शामिल थे। तो फिर आपने वास्तव में क्या खोजा? हेई बाओ ने लिनमू से सवाल किया। फिर लिनमू ने वही कहानी दोहराई जो उसने शी बोहाई और दूसरों को सुनाई थी। हेई बाओ पूरे समय गंभीर भाव से हर शब्द को ध्यान से सुनता रहा। 15 मिनट बीत गए और अंत में लिनमू ने बोलना समाप्त किया। हेई बाओ ने बोलने से पहले 1 मिनट तक सोचा। मुझे लगता है कि हमें अपने कुछ मजबूत सदस्यों को गुफा में ले जाकर उसकी जांच करनी चाहिए। बाकी लोगों को यहीं शिविर में इंतजार करना चाहिए और हमारा इंतजार करना चाहिए। हाँ, यह अच्छा रहेगा। कम लोगों के साथ हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे और कुछ लोग वरिष्ठ हेई यिंगजी की देखभाल करेंगे, जिससे शिविर भी सुरक्षित रहेगा। शी बोहाई ने सहमति जताते हुए कहा। मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है, लिन मू ने जवाब दिया। फिर उसने मुड़कर उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा था, तेंग शियाओलियान और होंग लुओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस मुझे आने का मौका मिलना चाहिए। मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, तेंग शियाओलियान ने कहा। नेता तेंग जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा, होंग लुओ ने आगे कहा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने कुछ आदमियों को हमारे साथ आने के लिए चुन सकते हैं, हेई बाओ ने जवाब दिया। तो फिर यह तय हो गया। गुफा तक पहुंचने में लगभग 12 घंटे लगेंगे, इसलिए सभी को जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए, लिन मू ने आश्वस्त स्वर में कहा। किसी ने भी उनकी बातों पर आपत्ति नहीं जताई और सबने सहमति में सिर हिलाया। लिन मू को तब शिविर में आए कुछ लोगों की चोटें याद आईं। वह समझ गया कि ये चोटें युद्ध के कारण लगी होंगी, लेकिन वह और अधिक जानना चाहता था, क्योंकि अगर उन्हें गुफा की ओर जाना था तो उन्हें जंगली जानवरों से भरे इलाके से होकर गुजरना पड़ता। लगता है आप लोगों को यहाँ आने में काफी मुश्किल हुई होगी, लिन मू ने सवालिया लहजे में कहा। जी हाँ, बिल्कुल। वो जानवर अचानक बेकाबू हो गया और हमारी तरफ दौड़ने लगा, मानो किसी चीज से डर गया हो। थोड़ी देर बाद ही हमें उसके आने की हल्की सी दहाड़ सुनाई दी और तब हम समझ गए कि किसी दूसरे जानवर ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया है, तेंग शियाओलियान ने बताया। हम उनमें से अधिकांश से लड़ने से बचने में सफल रहे, लेकिन कुछ आत्मा राक्षसों ने सीधे हम पर हमला करने का विकल्प चुना, लेकिन अंत में हम उन्हें या तो मार डालने या डराकर भगाने में कामयाब रहे, हेई बाओ ने आगे कहा। फिर भी यह आपकी टीम के साथ जो हुआ उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, होंग लुओ ने उस तंबू की ओर देखते हुए कहा जहां हेई यिंगजी आराम कर रही थी। इसके बाद पांचों लोग चुप हो गए और खाना आते ही उसे खाने लगे। तेंग शियाओलियान उठकर अपने आदमियों से बात करने चला गया और हेई बाओ ने भी ऐसा ही किया। 5 मिनट बाद वे दोनों अपने अपने साथियों के साथ लौट आए। हेई बाओ के साथ 10 लोग थे और वे सभी हेई कोर के सदस्य थे, जबकि तेंग शियाओलियान अपने निजी दल और होंग लुओ सहित 5 लोगों के साथ लौटा था। शी बोहाई ने भी उनके साथ आने का फैसला किया था और वह अपने साथ 2 आदमियों को भी लाया था। लिन मू ने अभी अभी गठित हुई 20 सदस्यीय नई टीम को देखा। तो क्या सब तैयार हैं? लिन मू ने पूछा। जी हाँ सीनियर, शी बोहाई और उनके साथियों ने कहा। हम तैयार हैं भाई लिन मू, तेंग शियाओलियान और उसके साथियों ने जवाब दिया। हेई बाओ ने सिर हिलाकर कहा, हम अब जा सकते हैं, कृपया हमें रास्ता दिखाएं। लगभग 90 लोगों में से 20 लोग आगे जाएंगे जबकि बाकी लोग शिविर में ही रुकेंगे। वे समझ गए थे कि इस समय जानवरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहीं रहना बेहतर होगा, अन्यथा वे हेई यिंगजी को लेकर शहर के लिए निकल जाते। इसके बाद लिन मू टीम को शिविर से बाहर जंगल की ओर ले गया।
वे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे, ठीक उसी दिशा में जिस ओर लिन मू पहले गया था। उन्हें पहले जंगली जानवरों का सामना करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनकी भारी संख्या देखकर जानवर चौंक गए और उन पर तुरंत हमला कर दिया। यह उस स्थिति से बिल्कुल अलग था जब लिन मू अकेली थी और बिना किसी परेशानी के जानवरों से बचकर निकल गई थी। जानवरों के लिए उनकी बड़ी संख्या एक खतरा थी और उन्होंने उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया दी। लेकिन उनका हमला व्यर्थ गया क्योंकि यह साधकों की टीम थी और अगर उनका सामना किसी आत्मा जंगली जीव से भी होता तो वे उससे निपटने में सक्षम होते। उन जीवों को तुरंत मार गिराया गया और टीम आगे बढ़ गई। हालांकि लिन मू ने उन्हें अपनी अंगूठी में सुरक्षित रख लिया। बर्फ गिरती जा रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे उनकी यात्रा और भी कठिन हो गई थी। हालांकि वे सभी साधक थे, लेकिन सभी एक ही स्तर पर नहीं थे और इसलिए ठंड के प्रति संवेदनशील थे। लिन मू ने एक और अंतर देखा, वह था दूसरों की शारीरिक शक्ति बढ़ाने की साधना का स्तर। यात्रा के दौरान उन्होंने हेई बाओ और कुछ अन्य लोगों से उनके शरीर को मजबूत करने की साधना के बारे में पूछा और उन्हें कुछ आश्चर्यजनक उत्तर मिले। उनमें से लगभग सभी साधक बनने से पहले शरीर को मजबूत करने की साधना के 9वें चरण तक ही पहुंच पाए थे। उसके बाद उनमें से किसी ने भी अपने शरीर को मजबूत बनाने की साधना में कोई प्रगति नहीं की थी और न ही उन्होंने कोशिश की थी। तेंग श्योलियान के अनुसार 9वें स्तर तक पहुंचने का प्रयास करने वाले लोग या तो वे होंगे जिनके साधक बनने की कोई संभावना नहीं है या जिन्होंने कुछ विशेष रासायनिक गोलियों का उपयोग किया है। लिन मू ने उत्तरी कस्बे में भाड़े के सैनिकों के शिविर में ऐसे 2 लोगों को देखा था। वे होंग लुओ के तंबू की रखवाली करने वाले 2 पहरेदार थे। उसने होंग लुओ से सुना था कि उन्होंने जीवनदायिनी वसंत गोली नामक एक गोली ली थी। लिन मू ने वरिष्ठ जुकोंग से पूछा था कि क्या वह ऐसी गोलियां ले सकता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वरिष्ठ जुकोंग ने उससे कहा था कि जब तक ये शरीर को निखारने वाले विशेषज्ञों के लिए विशेष रूप से बनाई गई कोई रासायनिक गोली न हो, तब तक यह उसे नुकसान ही पहुंचाएगी और उसकी क्षमता को नष्ट कर देगी। लिन मू द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार अधिकांश लोग शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र के 8वें चरण में पहुंचने पर साधक बन जाते हैं और 10वें चरण में ऐसा करने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। लिन मू और जुकोंग दोनों को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई। ये दुनिया अजीब है। ऐसा लगता है मानो किसी ने जानबूझकर खेती के बारे में उनकी समझ को विकृत कर दिया हो। अध्याय 168 सुराग। लिन मू ने मन ही मन सीनियर जुकोंग की बड़बड़ाहट सुनी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि ये बातें उसे थोड़ी चौंका देने वाली लगीं, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, इसलिए वह अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। आपका क्या मतलब है, सीनियर? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लिन मू ने सवाल किया। मुझे 100% यकीन नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। लेकिन इस दुनिया के लोगों की समझ में बहुत सारी कमियां हैं। भले ही यह निम्न स्तर की दुनिया हो, उन्हें कम से कम ऐसी बुनियादी बातें तो समझनी ही चाहिए थी। इस दुनिया का इतिहास संभवतः कम से कम 10,000 साल या उससे भी अधिक पुराना है। इतना समय कई पीढ़ियों के साधकों के जन्म के लिए पर्याप्त है, जो कम से कम शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र के बारे में अधिकांश बातें जान सकें। शुकोन ने उत्तर दिया। लिन मू ने सीनियर जुकोन की बातों पर गौर किया और पाया कि वे सही थीं। अब उसे भी लगने लगा कि उसकी दुनिया में कुछ गड़बड़ है। अचानक उसके मन में एक विचार आया जो उसने बहुत पहले सुना था। वरिष्ठ, क्या ये संप्रदायों की वजह से हो सकता है? जब मैं छोटी थी तब मैंने लोगों से शीर्ष संप्रदायों के बारे में कहानियां सुनी थीं और यह भी कि वे सबसे शक्तिशाली थे और उनके पास बहुत ज्ञान था। लिन मू ने पूछा, शीर्ष संप्रदाय है ना? देखते हैं, अभी आपको वर्तमान कार्य पर ध्यान देना चाहिए। हम इस बारे में बाद में अधिक उपयुक्त समय पर विचार कर सकते हैं। जुकोन ने उत्तर दिया। लिन मू ने सिर हिलाया और अपना ध्यान वापस रास्ते पर केंद्रित कर लिया। लिन मू और वरिष्ठ जुकोन की बातचीत के दौरान 1 घंटा और बीत चुका था। अब वह उस पहले पर्वत को देख सकता था जिसके भीतर विशालकाय भालू सो रहा था। लिन मू ने दूरी का अनुमान लगाया और कहा कि वहां तक पहुंचने में उन्हें 1 घंटा और लगेगा। उन्हें पहाड़ के चारों ओर से घूमकर जाना होगा क्योंकि वे निश्चित रूप से उसी रास्ते से नहीं जा सकते थे जिससे लिन मू पहले गया था। जैसे जैसे वे और करीब पहुंचे, लिन मू को दूर उत्तर की ओर स्थित बाकी पहाड़ियां दिखाई देने लगीं। वे उस गुफा के सामने रुक गए जहां लिन मू ने पहले विश्राम किया था। उन्होंने वहां थोड़ी देर आराम किया और फिर आगे की यात्रा शुरू करने से पहले कुछ देर विचार विमर्श करने का निर्णय लिया। भाई लिन मू, अभी कितनी दूर है? हेई बाओ ने पूछा। दरअसल इसके पीछे वाला पहाड़ दिख रहा है। हमें पहले बस इस पहाड़ के चारों ओर घूमना है और उसके बाद का रास्ता काफी सीधा है। लिन मू ने जवाब दिया।
सभी ने पहले भी इन पहाड़ों को देखा था, इसलिए यहाँ से अपने लक्ष्य के इतने करीब होने पर उन्हें थोड़ी राहत मिली। उनमें से कुछ गुफा में इधर उधर देख रहे थे और उन्होंने लिन मू द्वारा छोड़ी गई राख और कोयले को भी देख लिया था। क्या आप पहले भी यहाँ रह चुके हैं? तेंग शियाओलियान ने पूछा। हाँ, बिल्कुल। पिछली रात मैं यहीं आराम कर रहा था, तभी मुझे जोरदार दहाड़ सुनाई दी। फिर मैं यहीं से जांच करने गया। लिन मू ने जवाब दिया। मैं समझ गई। तेंग शियाओलियान ने गुफा के चारों ओर देखने से पहले जवाब दिया। अंततः वह गुफा के पिछले हिस्से तक पहुंच गया और उसने गुफा के अंत में मौजूद गहरी दरार को देखा। तेंग शियाओलियान को गुफा के इस हिस्से में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई दी, लेकिन फिर उसकी नज़र दरार के तल में मौजूद पानी पर पड़ी। पानी से उसके जूते गंदे हो रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह झुककर पानी को करीब से देखने लगा। उसने पानी को सूंघा और चखा भी। उसे पानी की गंध में कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन पानी का स्वाद थोड़ा अनोखा था। तेंग शियाओलियान लगभग 20 वर्षों से भाड़े का सैनिक था और उसने कई गुफाएं देखी थीं। इसलिए वह तुरंत बता सका कि यह पहाड़ों से बहकर आया मीठा पानी था। अगर यह गुफा इतनी छोटी न होती तो शायद कुछ जानवरों के लिए एकदम सही ठिकाना होती। शायद कुछ छोटे जानवर यहाँ रहते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों यह आश्चर्यजनक रूप से खाली है। तेंग शियाओलियान ने कहा। लिन मू को तेंग शियाओलियान के अनुमान पर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह वास्तव में सही था। हालांकि वह जानवर गुफा के दूसरे छोर पर था और यह गुफा का सिर्फ एक छोटा सा बाहरी हिस्सा था। आपने टूटे हुए पेड़ कहाँ देखे थे, सीनियर? क्या वे कहीं आसपास ही थे? शी बोहाई ने सवाल किया। लिन मू, जिसका ध्यान अब तक तेंग शियाओलियान पर केंद्रित था, अचानक उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जिसने उसे अभी अभी फोन किया था। हाँ, पेड़ इस पहाड़ के ठीक पीछे हैं। जैसे ही हम इसे पार करेंगे, हमें वे दिख जाएंगे। लिन मू ने उत्तर दिया। शी बोहाई ने सिर हिलाया जबकि हे बाओ खड़ी हो गई। हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। क्या अब सब तैयार हैं? हे बाओ ने कहा। जी हाँ कप्तान, हे कोर ने जवाब दिया। भाड़े के सैनिकों ने जवाब दिया, हम तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं, लिन मू ने खड़े होने से पहले कहा। लिन मू के मार्गदर्शन में सभी गुफा से बाहर निकले और जल्द ही पहाड़ पार कर गए। उन्हें टूटे हुए पेड़ों वाली जगह तक पहुंचने में 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा। इस क्षेत्र में पेड़ काफी बेतरतीब ढंग से टूटे हुए थे और यदि किसी को ग्रेट स्लीपर बेयर की गुफा का स्थान पता न हो तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। टूटे हुए पेड़ों को देखकर लोगों को यह अंदाजा हो गया कि ऐसा करने के लिए वह जानवर बेहद ताकतवर रहा होगा। अगर हमारा सामना ऐसे किसी राक्षस से हो जाए तो क्या हम उससे लड़ भी पाएंगे? भाड़े के सैनिकों में से एक ने हैरानी भरे स्वर में सवाल किया। संख्या बल में हम फायदे में हैं, भले ही वह कोर कंडेंसेशन क्षेत्र का राक्षस हो, मुझे यकीन है कि हम उसे काबू में कर लेंगे। दूसरे ने टिप्पणी की। जब उनके लोग उस जानवर के बारे में चर्चा कर रहे थे, लिन मू जानती थी कि वे सच्चाई से कितने दूर थे। वास्तव में यह उनका सौभाग्य था कि विशालकाय सोता हुआ भालू इस समय सो रहा था और संभवतः कम से कम 1 और साल तक नहीं जागेगा। लिन मू कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर उनका सामना इस समय उस जानवर से हो जाए तो कितनी बड़ी आपदा आ जाएगी। यहाँ तक कि हे यिंगजी को भी अल्फा स्टील बैक वुल्फ से लड़ने में काफी मुश्किल हुई थी, और यह जानवर तो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। लिन मू ने जल्दी से उन्हें उनके मिशन के लक्ष्य की ओर ले जाकर उस गुप्त गुफा में पहुंचा दिया जिसका इस्तेमाल अपराधियों ने पहले किया था। यह एक अनोखी जगह है। अगर भाई लिन मू की किस्मत साथ न देती तो शायद हमें इस जगह को ढूंढने में बहुत मुश्किल होती, तेंग शियाओलियान की एक साथी ने कहा। फिर उनमें से कुछ लोग पास गए और उस बड़े पत्थर के किनारे पर बने कट को देखा। वे पत्थर के आकार को देखकर समझ गए थे कि ऐसा किए बिना अंदर जाना असंभव होता। इस प्रकार उन्होंने अपने हाथ चट्टान पर रखे और अपनी शक्ति का संचय किया। उन्होंने ची ऊर्जा से अपनी मांसपेशियों को मजबूत किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया। अब धक्का दो, एक आदमी चिल्लाया और फिर लोग उस बड़े पत्थर को हिलाने लगे। प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले विशाल शिलाखंड को हटाए जाने पर छोटे छोटे पत्थरों और चट्टानों के आपस में रगड़ने की आवाज सुनाई दी। उफ! सभी ने राहत की एक गहरी सांस ली और गुफा के अंदर देखा, जो ढलते सूरज की रोशनी से आंशिक रूप से जगमगा रही थी। सूर्यास्त का समय हो चुका था और आकाश में अभी भी बहुत कम सूर्य प्रकाश बचा था। लेकिन बाकी लोग पहले से ही इस तरह की स्थिति के लिए तैयार थे, क्योंकि उन सभी ने पहले से तैयार की गई मशालें निकाल ली थीं। अब हम अंदर जा सकते हैं। मैंने पहले ही पूरी गुफा की जांच कर ली है और हम सुरक्षित रूप से अंदर जा सकते हैं। लिन मू ने लोगों को थोड़ा आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा।
वे सब अंदर गए और आखिरकार उन्हें चारों ओर रखे पिंजरे और यहाँ लावारिस पड़ी अन्य चीजें दिखाई दी। हालांकि हेई कोर की तुलना में भाड़े के सैनिकों के भाव अधिक स्पष्ट थे, फिर भी वे इसे देखकर थोड़े हैरान थे। उन्होंने गुफा में पड़ा हुआ सड़ा हुआ और फफूंदी लगा भोजन भी देखा। यहाँ कितने पिंजरे हैं? शी बोहाई ने थोड़ा आश्चर्यचकित और साथ ही अनिश्चित महसूस करते हुए पूछा। मैंने सभी पिंजरों की ठीक से जांच नहीं की, लेकिन यहाँ कम से कम 100 पिंजरे होने चाहिए, लिन मू ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि हमें आगे देखने के लिए ढेर सारे सुराग मिलने वाले हैं, शियोनान ने थोड़ी थकी हुई सी आवाज में कहा। सदस्यों ने जल्द ही देखा कि कुछ पिंजरे खून से सने हुए थे और उन पर जगह जगह गंजे धब्बे थे। ये तो काफी अजीब है। खून सिर्फ हथकड़ियों और बंधनों पर लगा है। होंग लुओ अचानक बोल पड़ी। यहाँ यातना के कोई निशान नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि जो कैदी भाड़े के सैनिक थे उन्होंने खुद भागने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके, हेई बाओ ने गंभीर स्वर में कहा। अध्याय 169 कपड़े का टुकड़ा। हेई बाओ की बातें सुनकर बाकी लोग थोड़े असमंजस में पड़ गए और उन्हें बेहतर स्पष्टीकरण चाहिए था। हेई बाओ ने भी उनके हाव भाव को भांप लिया और समझ गया कि वे क्या सोच रहे हैं। यहाँ खून के छींटे सिर्फ हथकड़ियों के आसपास ही केंद्रित हैं। चारों ओर देखो, बाहर कहीं भी खून नहीं है और न ही किसी अन्य कमरे में। ऐसा लगता है कि कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया और उन्हें अनावश्यक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, हेई बाओ ने समझाया। लोगों ने चारों ओर देखा और पाया कि हेई बाओ का अनुमान सही था। किसी भी अन्य कमरे में खून नहीं था, यहाँ तक कि पिंजरों में भी लगभग 100 पिंजरों में से केवल 10 में ही खून मिला था, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उन्हें साफ किया गया हो। एक और बात है, हेई बाओ ने हॉल में रखे फर्नीचर और अन्य सामानों की ओर इशारा करते हुए कहा। ऐसा लगता है कि इन्हें जल्दबाजी में इधर उधर किया गया है। इनमें से कुछ चीजें बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई हैं और यहाँ तक कि खाना भी बिना किसी देखरेख के छोड़ दिया गया था, हेई बाओ ने कहा। इसका मतलब है, हेई कोर के एक सदस्य ने कहा। हाँ, उन्हें जल्दबाजी में ले जाया गया था। मेरा अनुमान है कि जानवर के हमले ने उन्हें डरा दिया होगा। हमने पहले जो देखा और भाई लिन मू ने जो दिखाया, उससे पता चलता है कि उन्होंने हमले के निशान भी मिटा दिए और टूटी हुई गाड़ी का मलबा भी हटा दिया। वे अपने निशान मिटाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनका भेद खुल गया है, हेई बाओ ने समझाया। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, तेंग शियाओलियन ने कहा। ऐसा कैसे, नेताजी? उनके एक अधीनस्थ ने पूछा। तेंग शियाओलियन सही कह रही है। अपराधी जल्दी में भागे तो उन्होंने जरूर कुछ सुराग छोड़े होंगे। जहां तक हमें पता है, यहां कम से कम 50 या उससे ज्यादा भाड़े के सैनिक पकड़े गए थे। इतने कम समय में उन सबको किसी दूसरी जगह ले जाना और उनके सारे निशान मिटाना बहुत मुश्किल काम होगा, हेई बाओ ने खून के छींटों को ध्यान से देखते हुए जवाब दिया। हेई बाओ भी तेंग शियाओलियन की बुद्धिमत्ता से थोड़ा प्रभावित हुआ और अब उसे अच्छा लग रहा था कि उसने उसे अपने साथ आने की अनुमति दी थी। ठीक है, सब लोग इधर उधर फैल जाओ और ध्यान से देखो। ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हेई बाओ ने आदेश दिया। जी कप्तान, उनके अधीनस्थों ने उत्तर दिया। बाकी लोग भी सुराग ढूंढने निकल पड़े। लिन मू ने भी ऐसा ही किया और गुफा में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया। गुफा की बनावट ने उसे थोड़ा आकर्षित किया। हालांकि ये देखने में काफी हद तक प्राकृतिक लग रही थी, लेकिन वह समझ गया था कि गुफा के कमरे पहाड़ की चट्टानों को तराशकर विशेष रूप से बनाए गए थे। चलते चलते और चारों ओर देखते हुए लिन मू की आध्यात्मिक इंद्रिय आसपास के वातावरण का जायजा ले रही थी। हालांकि वह कल ही यहाँ आया था, लेकिन उसने यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताया था और इसे ठीक से देख नहीं पाया था, इसलिए वह देखना चाहता था कि उसे क्या मिलता है। उनकी खोज जल्द ही सफल साबित हुई, हेई कोर के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा। मुझे कुछ मिला, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। लिन मू और बाकी लोग उस आदमी को सबको पुकारते हुए सुनकर तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। हेई बाओ सबसे पहले आगे बढ़ा और उस आदमी के सामने खड़ा हो गया। तुम्हें क्या मिला? मुझे दिखाओ, हेई बाओ ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। उस आदमी के हाथ में एक तह किया हुआ कपड़ा था। उसने वह कपड़ा हेई बाओ को दिया, जिसने झट से उसे उसके हाथों से ले लिया। मुझे ये पिंजरे के बगल में मिला। मैंने खून की अजीब बूंदें देखी जो एक सीधी रेखा में गिरी हुई थीं और एक ही दिशा में जा रही थीं। मैंने इसके सिरे को देखा और पाया कि यह पिंजरे के पीछे रखे एक बक्से के किनारे पर फंसा हुआ था। उस व्यक्ति ने पिंजरे और उसके पीछे रखे बक्से की ओर इशारा करते हुए समझाया। लगता है इस कपड़े को छिपाने वाले भाड़े के सैनिक की कलाई में चोट लग गई है।
चलो देखते हैं कि वह क्या छिपाने की कोशिश कर रहा था। हे बाओ ने कहा और कपड़े को खोल दिया। कपड़े का टुकड़ा काफी क्षतिग्रस्त था और ऐसा लग रहा था मानो किसी चोगे की आस्तीन से फाड़ा गया हो। हे बाओ ने उसे ध्यान से खोला और उस पर खून से कुछ पंक्तियां लिखी हुई देखी। लिखावट बहुत खराब थी और मुश्किल से ही पढ़ी जा सकती थी। हे बाओ को उसमें लिखी हुई बात समझने में लगभग 10 मिनट लग गए। लेकिन जैसे ही उसने उससे पढ़ा, उसका चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में उदासी छा गई। बाकी लोग उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वह तिरछे मुंह करके खड़ा था और मशालों की रोशनी में वह टिमटिमा रहा था, लेकिन पास में खड़े लिन मू और तेंग शियाओलियान उसे साफ साफ देख सकते थे। इसमें क्या लिखा है? लिन मू ने गंभीर चेहरे से पूछा। यह है, हे बाओ ने बुदबुदाया, गटकने की आवाज। वह आगे बोल नहीं सका और तनाव में अपना माथा पकड़ते हुए उसने कपड़े का टुकड़ा लिन मू को थमा दिया। लिन मू ने कपड़े के टुकड़े को देखा और उस पर लिखे हुए को समझने की कोशिश की। 5 मिनट बाद उसके चेहरे पर भी उदासी छा गई। बाकी लोग भी अब तनावग्रस्त हो रहे थे और उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। होंग लुओ ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बोलना शुरू किया। इसमें क्या लिखा है? भाई लिन मू, अपराधी भाड़े के सैनिकों को बलि के लिए पकड़ रहे हैं। उन्हें किसी काम के लिए उनके खून की जरूरत है। ये लिखने वाले भाड़े के सैनिक ने अपराधियों की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था और चुपके से ये लिख डाला। जाहिर है उन्हें पता चल गया था कि उन पर उस दरिंदे ने हमला किया है और उन्होंने यहां से भागने का फैसला किया है। भाड़े का सैनिक बस इतना ही कह पाया और उसके बाद लेखन अधूरा रह गया। लिन मू ने भारी मन से उत्तर दिया। गटकने की आवाज। हॉल में मौजूद सभी लोगों के तनावपूर्ण भाव अब भय में तब्दील हो गए थे, जिससे सामूहिक रूप से एक गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। किराए के सैनिकों के खून की उन्हें जरूरत क्यों है? क्या इसमें ऐसा लिखा है? तेंग शियाओलियान ने सवाल किया। लिन मू ने जवाब में अपना सिर हिलाया और फिर बोलना शुरू किया। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि उनके मालिक ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था और वे पिछले कुछ महीनों से ऐसा कर रहे हैं। सैकड़ों भाड़े के सैनिकों को पहले ही पकड़कर उनके गुप्त ठिकाने पर भेज दिया गया है। जाहिर है वे भाड़े के सैनिकों को सिर्फ यहीं से नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी ऐसा हो रहा है। लिन मू ने जवाब दिया। अध्याय 170 नैतिकता। हमें कुछ करना होगा, यहाँ कुछ और होना चाहिए। होंग लुओ ने निराशा से कहा। हमने काफी खोजबीन कर ली है, यहाँ और कुछ नहीं दिख रहा है। हे बाओ ने आखिरकार खुद को संभालते हुए कहा। उसके शब्दों को सुनकर उसके अधीनस्थों और अन्य भाड़े के सैनिकों के चेहरे उतर गए। लेकिन फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। घबराए मत, हम अंततः कोई न कोई हल निकाल लेंगे। दरअसल हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता है जिसे हमने पहले भी खोजा था। सभी ने प्रश्नवाचक चेहरों से उसकी ओर देखा। वह सुनसान गोदाम। लिन मू अचानक बोल पड़ी। लेकिन क्या हमने पहले ही इसकी जांच नहीं कर ली थी? हे कोर के एक सदस्य ने कहा। हाँ, बिल्कुल हमने किया। लेकिन पहले हमें पता नहीं था कि वे भाड़े के सैनिकों को क्यों इकट्ठा कर रहे थे और हमने सोचा था कि कहीं वे लाशें तो नहीं छिपा रहे हैं। लेकिन अब हमें पता है कि उनका इन सैनिकों के लिए एक उचित उपयोग है, उन्हें उनके खून की जरूरत है। इसका मतलब है कि उन्हें इन सैनिकों को जिंदा रखना होगा और उन्हें खिलाना पिलाना होगा ताकि उनका खून ताज़ा रहे। लेकिन इसके लिए उन्हें एक और जगह की जरूरत होगी जो इतनी ही बड़ी हो ताकि वे उन्हें वहां रख सकें। साथ ही जानवरों के हमले के बाद मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ ऐसी जगह बनाने का जोखिम उठाएंगे। हे बाओ ने समझाया। तो इसका मतलब है वे कस्बे में छिपेंगे या उसके आसपास के इलाकों में? उनमें से एक आदमी ने पूछा। यह एक संभावना है, लेकिन हम कम से कम इतना तो जानते हैं कि उनका अंतिम गंतव्य जो भी हो, उत्तरी शहर संभवतः उसके करीब है। हमें अन्य स्थानों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि भाड़े के सैनिकों को वहीं से पकड़ा जा रहा है, जिससे हम अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकेंगे। यह इतनी बड़ी साजिश है कि इसे छुपाए रखना नामुमकिन है। किसी न किसी तरह से इसका खुलासा जरूर होगा। हमें बस सतर्क रहना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। हे बाओ ने जवाब दिया। लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और महसूस किया कि जो हो चुका है उस पर चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल वे केवल इंतजार कर सकते थे और देख सकते थे कि आगे क्या होता है। हमें अभी आराम करना चाहिए। हम सूर्योदय होते ही निकलेंगे। हे बाओ ने आदेश दिया। सभी इस बात से सहमत थे क्योंकि सूरज डूब चुका था। यहां तक कि बर्फ भी जोर से गिरने लगी थी। दरअसल गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाला बड़ा पत्थर हटा दिए जाने के बाद हवा बर्फ के बड़े बड़े झोंके उड़ा रही थी।
गुफा के अग्रभाग का फर्श पहले से ही बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए लोग अंगीठियों के पास इकट्ठा होकर बैठ गए। अंगीठियां गुफा में पहले से ही मौजूद थीं और गुफा को गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। लेकिन चूंकि गुफा वीरान पड़ी थी और कोई उन्हें जलाकर नहीं रखता था, इसलिए उनमें केवल राख और कोयला ही बचा था। हे दल के कुछ सदस्य तुरंत बाहर गए और जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी इकट्ठा की। लिन मू ने रास्ते में मारे गए जानवरों के शव निकाले और बाकी लोगों को उन्हें तैयार करने के लिए कहा। लिन मू का इस समय खुद ऐसा करने का मन नहीं था और उनका दिमाग भी ठीक नहीं था। जब वह कागज के टुकड़े को पढ़ रहे थे तब वरिष्ठ शुकोन भी उन्हें देख रहे थे। पढ़ने के बाद उन्होंने शुकोन से पूछा कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, तो शुकोन ने उनसे कहा कि पहले उनके पढ़ने का समय हो जाए। आपने क्या सोचा, सीनियर? लिन मू ने मन ही मन सवाल किया। किराए के सैनिकों के खून से वे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे संभावित चीज जिसके लिए इतने सारे लोगों के खून की जरूरत होगी वह वही है जिसे तुम इंसान एक दुष्ट साधना तकनीक कहते हो। जुकोन ने जवाब दिया। एक बुरी साधना तकनीक? लिन मू ने उलझन भरे लहजे में पूछा। हालांकि वह शब्दों का अर्थ तो समझ सकता था, लेकिन संदर्भ नहीं समझ पा रहा था। सीनियर जुकोन ने उसे अभी अभी बताया था कि मनुष्य इसे इट कहते हैं। खेती की तकनीकें अपने आप में काफी तटस्थ होती हैं। केवल मनुष्य और अन्य बुद्धिमान प्राणी ही उनमें पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। ये सब दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हालांकि यहाँ हम देख सकते हैं कि अपराधियों का ये सरगना अपने लिए खून इकट्ठा कर रहा है, लेकिन ये केवल इसलिए बुरा है क्योंकि इससे मनुष्यों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर यहाँ जानवरों की बात होती तो शायद ही किसी को आपत्ति होती, लेकिन यही ब्रह्मांड का सत्य है, जुकोन ने उत्तर दिया। लिन मू ने इस बारे में सोचा, लेकिन फिर भी वह थोड़ी असमंजस में थी। तो वरिष्ठ, आपका मतलब यह है कि अगर इंसान मारे जा रहे हैं तो भी यह सही है और मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? लिन मू ने बेचैनी महसूस करते हुए सवाल किया। नहीं, बल्कि जब तक यह आपको परेशान करता है आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो, राक्षस हो या अमर प्राणी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें जो आप सुनते हैं, अच्छी और बुरी, सब नजरिए की बात है। लेकिन अंत में दुनिया में जो सही है वह बलवान की शक्ति में निहित है। यदि आप दृढ़ हैं तो आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना है और आपको दूसरों की राय की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। यही बलवानों का स्वभाव है। दृढ़ इच्छाशक्ति दृढ़ मन से आती है और दृढ़ मन अटल हृदय से आता है। और अंत में अटल हृदय प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका निर्दयी होना है। अपने शत्रुओं के प्रति निर्दयी बनो और स्वयं के प्रति उससे भी अधिक निर्दयी बनो। तभी तुम साधना जगत में जीवित रह पाओगे और फल फूल पाओगे, जुकोन ने समझाया। वरिष्ठ शुकोन की बातें सुनकर लिन मू चुप हो गया। पहले तो उसे लगा कि वरिष्ठ शुकोन की बातें गलत हैं। लिन मू को उसके माता पिता ने हमेशा दयालु और नेक बनने की शिक्षा दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मनुष्यों की हत्या को जानवरों की हत्या के बराबर कैसे माना जा सकता है। लिन मू को भी समझ नहीं आ रहा था कि वरिष्ठ जुकोन ने उसे इस बारे में अभी क्यों बताया और इसे भाड़े के सैनिकों के बलिदान से क्यों जोड़ा। वह परेशान था, लेकिन जानता था कि जल्दबाजी करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसने शांत मन से इस पर विचार करने का फैसला किया। लिन मू ने कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि जब उसे खाने के लिए भोजन दिया गया तो उसने बस उसे खाया और फिर से साधना में लौट गया।